गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे अन्योन्य प्रेरण। जब कोई अति निकट दो कुंडलियां रख दी जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हों, तो कुंडली ए में एक बैटरी श्रेणी क्रम में जोड़ रखी है और साथ में एक की है। कुंडली जो बी है उसमें एक गैल्वेनोमीटर है। जब कुंडली ए में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में 0 से लेकर के परिवर्तन होता है, मैक्सिमम तक जाती है, जिसकी वजह से कुंडली बी में भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब कुंडली बी में भी फ्लक्स जो परिवर्तन होगा उसकी वजह से उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसी प्रकार कुंजी को हटाने पर भी जो कुंडली ए में धारा बंद करते हैं तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से कुंडली बी में भी ईएमएफ फिर प्रेरित होता है, जिसकी दिशा जो है वो पहले वाले केस से विपरीत होगी। तो कुंडली बी का सीधा बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, कुंडली ए ही बैटरी से कनेक्टेड है। तो जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में पैदा होता है। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं किसी कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती दूसरी कुंडली में धारा या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाए और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में धारा बदलती है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं और जिसमें अन्योन्य प्रेरण होता है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण को अधिक समझने के लिए कुंडली में फ्लक्स संबद्धता अधिकाधिक होनी चाहिए। यानी कुंडली जो है उसमें जो लिंक्ड फ्लक्स है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके लिए चुंबकीय पदार्थ को क्रोड पर एक से अधिक एक अथवा बंद चुंबकीय पथ प्रदान कर इस पर समायोजित किया जाता है और प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं अधिकाधिक मात्रा में कुंडली बी से गुजरें, इसके लिए पटलित क्रोड जो है वो लिया जाता है। अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है, यदि कुंडली ए में किसी क्षण का धारा का मान IA है और उसकी वजह से किसी दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स phi b है, तो phi b इज प्रोपोर्शनल टू IA, तो phi b इज इक्वल टू MIA। तो यहाँ से आप M की परिभाषा निकाल सकते हैं कि यदि IA इज इक्वल टू 1 है तो phi b इज इक्वल टू M। यानी पहली कुंडली में यदि करंट 1 एम्पीयर चल रहा हो, दूसरी कुंडली से लिंक जो फ्लक्स होगी दैट इज जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगी। या फिर एक और तरीका भी है, EB इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। यानी द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इस तरह से दिया जाएगा माइनस एम डी आई ए बाई डी टी। यहाँ से हम जो है वो निकाल सकते हैं आप EB अपॉन माइनस डी आई ए अपॉन डी टी। या यूँ कहिए कि पहली कुंडली में जब करंट के ह्रास की दर 1 एम्पीयर पर सेकंड होगी, उस समय सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो M के बराबर होगा। अब देखिए इसका जो मात्रक है वो M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2 होगा। ये आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। चुंबकीय रूप से युग्मित दो कुंडलियों में से किसी एक को प्राथमिक या दूसरी को सेकेंडरी माना जा सकता है, तो MAB इज इक्वल टू MBA इज इक्वल टू M। अब M के मान के आकलन के लिए हम दो समाक्षीय सोलेनॉइड की कल्पना करते हैं, जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 है और दूसरे की N2 है। यदि जो क्रोड है उसकी पारगम्यता म्यू है, तो पहली कुंडली में I1 करंट के कारण जो चुंबकीय प्रेरण पैदा होगा B इज इक्वल टू म्यू N1 I1, या यूँ कहिए म्यू कैपिटल N1 अपॉन L1 I1। यहाँ पे N1 क्या है, पूरे फेरों की संख्या, L1 क्या है, उस सोलेनॉइड की लंबाई।
जहाँ N1 जो है पहली कुंडली के अंदर कुल फेरों की संख्या है। यदि कुंडली का काट क्षेत्रफल A हो तो इस कुंडली से निकलने वाली जो फ्लक्स होगी, पास होने वाली फ्लक्स φ0 इज इक्वल टू BA, क्योंकि म्यू N1 I1 अपॉन L1 A होगी। और संबद्ध फ्लक्स यदि आप कहोगे तो ये φ1 बराबर होगी N1 φ0। परंतु जो समय प्रेरण की परिभाषा है उसके मुताबिक φ1 इज इक्वल टू L1 I1, तो आप लिख सकते हैं L1 I1 इज इक्वल टू N1 φ0। दूसरी कुंडली से जो लिंक फ्लक्स होगी φ2 दैट इज इक्वल टू N2 φ0। अन्योन्य प्रेरण की जो परिभाषा है उससे Mi1 इज इक्वल टू N2 φ0। अब यदि दूसरी कुंडली को प्राथमिक कुंडली माने और इसमें जो निर्दिष्ट करंट है उसको I2 है, तो इस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण φB' ये म्यू N2 I2 होगा। इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स φ0' इज इक्वल टू AB' होगा। अतः चुंबकीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2' इज इक्वल टू N2 φ0', L2 I2 इज इक्वल टू N2 φ0'। या यूं कहिए, अन्योन्य प्रेरण के कारण आप प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1' इज इक्वल टू N1 φ0' या Mi2 इज इक्वल टू N1 φ0'। इनको हल करने से आपको जो m की वैल्यू निकलती है वो है स्क्वायर रूट ऑफ L1 एंड L2। या फिर m का मान आप यूं भी निकाल सकते हैं, ये N2 φ0 अपॉन I1 है, तो आप लिख सकते हैं N2 म्यू N1 I1 अपॉन L1 A, या m की वैल्यू होगी म्यू N1 N2 A अपॉन L1। अब देखिए, सामान्यतः जो पहली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो द्वितीय कुंडली से पूर्णतः संबद्ध नहीं हो पाता, तो हम m इज इक्वल टू के L1 L2 स्क्वायर रूट लिखते हैं। k इज इक्वल टू 1 तो आदर्श स्थिति है, मैक्सिमम होगा जब कपलिंग, k 0 है जब न्यूनतम कपलिंग होगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कुंडलियों की कपलिंग किस तरह से हुई है। यदि k बराबर 0 हो तो दोनों कुंडलियों में किसी प्रकार का युग्मन नहीं होता, अर्थात प्रथम कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बिल्कुल संबद्ध नहीं होता। यदि k इज इक्वल टू 1 है तो दोनों कुंडलियों एक दूसरे से पूर्ण रूप से युग्मित होती हैं। प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से पूर्णतः संबद्ध होता है। यदि L1 व L2 स्वयं प्रेरण की दो समान दिशा में विष्टित कुंडलियों को श्रेणी क्रम में युग्मित किया जाए तो उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकता M होगा। तो प्रेरकत्व जो होगा परिणामी वो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। और यदि आप कहीं इसको ऑपोजिट दूसरों को युग्मित करें तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M भी आप कह सकते हैं।